हेलो प्यारे बच्चों आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में नगीन प्रकाशन की कुमार मित्तल की बुक का न्यूमेरिकल्स का, जो कि हमारी है फेमस एडिशन, जो कि है यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली। लेकिन ये सारे बोर्ड्स के लिए इक्वली हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कह लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। यदि अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी फायदा होगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में आपके करे थे 43 क्वेश्चंस तक कर लिए थे चैप्टर नंबर 4 के, जो कि है संधारित्र तथा परावैद्युत। आज हम करेंगे 44 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। आज के जो प्रश्न हमारे होंगे, आज के प्रश्नों की खास बात यह है कि इसमें हम किसी एक बिंदु को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे उसकी, यानी कि उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम कहते हैं यदि किसी बिंदु को, यदि किसी परिपथ में लिख लेते हैं, यदि किसी परिपथ में किसी बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दें, तो क्या होगा? जोड़ दें। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक बिंदु है, कोई भी परिपथ है, मान लेते हैं मैंने एक बिंदु ये बनाया, इसके बीच में कोई संधारित्र लगा दिया, इसके बीच में यहां पर कोई प्रतिरोध लगा दिया, और आगे जाकर के हमारा दूसरा बिंदु था बी, और इस बिंदु को मैंने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, ऐसे कनेक्टर कर दिया। इस ए बिंदु का विभव कुछ भी हो सकता है। वी को मैंने इस ए बिंदु पर, यानी कि वी ए का मान मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो बी बिंदु को यदि पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो यहां पर विभव का मान 0 होगा, यानी कि वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए जिसमें किसी एक बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दें, इसे कहते हैं अर्थिंग करवाना, तो वहां पर विभव का मान 0 होगा। गांठ बांध करके रख लीजिए, और इसी के ऊपर बेस्ड आज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, काफी आसान है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। समान धारिता के 4 संधारित्र, इंपॉर्टेंट बात है, समान धारिता के 4 संधारित्रों में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। इनके बीच का बिंदु बी है, दोनों इन चारों के बीच का ठीक बीच का बिंदु क्या है, बी है। बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे? तो आपको ए और सी के विभव ज्ञात करने हैं। आसान है, मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मेरी बात पे ध्यान देना, कि यदि बी बिंदु बिल्कुल मध्य में है, इसके इधर भी जो कुल संधारित्र हैं वो दोनों श्रेणी क्रम में, इधर भी श्रेणी क्रम में है, चारों संधारित्रों के मान क्योंकि समान है, तो विभव पतन सब में बराबर बराबर होगा। जैसे मैं कहूं कि यहां पर जो विभव होगा ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट यदि बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ न होता, ध्यान देना, यदि बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ न होता तो ये भी 2.5 होता, इसमें भी 2.5 विभव पतन होता, इसमें भी 2.5, इसमें भी 2.5। अब चूंकि बी को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, इसका मतलब आधा इधर ड्रॉप होगा, आधा इधर ड्रॉप होगा, यानी कि 5 वोल्ट इधर आएगा और 5 ही वोल्ट इधर आएगा, ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि ए बिंदु को हमने यहां से जोड़ा हुआ है, सी बिंदु को यहां से जोड़ा है, तो हम क्या निकालेंगे, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बी बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया। हम लिखते हैं चूंकि हमें पता है वी ए और सी के बीच का विभवांतर जो है वो है 10 वोल्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी सी बराबर 10 वोल्ट। जब हम वी के नीचे ए सी दो बिंदु लगाते हैं तो हम कहते हैं पहले और दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर, यानी कि पहले बिंदु का विभवांतर वी ए और दूसरे बिंदु का विभवांतर वी सी, इन दोनों का अंतर है 10 वोल्ट। पहली बात ये। अब हम कहें कि ए तथा बी के बीच का विभवांतर कितना है, तो लिखते हैं वी ए बी बराबर होगा वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा। क्लियर सी बात है। और बी और सी के बीच का विभवांतर क्या होगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी बी सी बराबर होगा वी बी माइनस वी सी के बराबर होगा। अब हमने कहा चूंकि बी से ए के बीच का
कुल धारिता बी से सी के बीच की कुल धारिता के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे दोनों तरफ का विभवांतर समान होगा। क्या कहा मैंने? यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। हम लिखेंगे क्योंकि ए बी के मध्य कुल धारिता बराबर होगी बीसी के मध्य कुल धारिता के बराबर होगी। यदि इसको आप C मान ले, इसको C मान ले, तो 1/C 2/C यानी कि C/2 होगी कुल धारिता यहाँ की। वैसे यदि इन दोनों को मैं C मान लूं तो ये क्योंकि श्रेणी क्रम है तो 1/C प्लस 1/C क्या आ जाएगा 2/C, पलट के क्या आ जाएगा C/2। हमने पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, तो आप मुझे लगता है आप समझ सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम यहाँ अलग से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा इसकी धारिता को मैंने कहा मान लेते हैं, इसको मैंने कहा ये है C, ये भी है C, ये भी है C, ये भी है C। इसको मैंने कहा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो यहीं पर मैं दिखा रहा हूं आपको C1 व C2 श्रेणी क्रम। तो तुल्य धारिता 1/C12 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C के मान C के बराबर, C2 का मान भी C के बराबर, तो क्या आ गया 1/C12 बराबर आ गया 2/C। तो यहीं से निकल गया C12 बराबर C/2। A और B के बीच की कुल धारिता C/2 के बराबर आ गई। इसी प्रकार B और C के बीच की कुल धारिता ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दिखाता हूं, इसको भी लिखता हूं। लिखे C3 व C4 श्रेणी क्रम। तो कुल धारिता क्या आ जाएगी 1/C34 बराबर 1/C3 प्लस 1/C4 बराबर 1/C प्लस 1/C, ये हो जाएगा 2/C, और यहीं से निकल जाएगा C34 बराबर C/2। तो हम कह रहे हैं इधर की कुल धारिता कितनी है C/2, इधर की कुल धारिता कितनी है C/2। बी बिंदु के इधर भी उतनी धारिता है, कुल धारिता इधर भी इतनी धारिता है, इसलिए विभव बराबर बटेगा। इसका अर्थ ए से बी के बीच का कुल विभवांतर बी से सी के बीच के कुल विभवांतर के बराबर होगा, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं VAB बराबर होना चाहिए किसके, VBC के। अब VAB को लिख सकता हूं VA माइनस VB, और VBC को लिख सकता हूं VB माइनस VC, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं C को इधर ला रहा हूं, B को इधर ला रहा हूं, तो क्या आ जाएगा VA माइनस VC बराबर VB उधर चले गया तो प्लस का हो गया, इधर प्लस का VB है ही, तो क्या आ गया VA माइनस VC बराबर कितना आ गया, नहीं ये VC देखिए इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, तो इधर आ गया 2VB। अब B बिंदु को पृथ्वी से जोड़ा हुआ है, इसलिए विभव क्या होगा 0। तो लिखते हैं क्योंकि बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, अतः VB बराबर क्या आ गया 0। यदि VB 0 होगा तो क्या से करेंगे इसको सॉल्व, इस वाली समीकरण में VB का मान 0 रख देंगे, तो लिखेंगे अतः VA प्लस VC बराबर 0, VA प्लस VC बराबर क्या आ गया 0। ये हमारे पास एक समीकरण थी, VA माइनस VC बराबर 10 वोल्ट, समीकरण 1, और ये दूसरी समीकरण आ गई VA प्लस VC बराबर 0 वोल्ट, ये आ गई। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यह गया VA माइनस VC, ऐसे लिख रहा हूं मैं VA माइनस VC बराबर 10, और इधर आ गया VA प्लस VC बराबर आ गया 0। जोड़ेंगे तो ये वाला पद कट जाएगा, जो चीज कट रही है वो कट जाएगी, ये कट गया, तो VA क्या आ गया 2VA बराबर कितना आ गया 10, तो VA बराबर आ गया 10/2, यानी कि VA बराबर आ गया 5 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट के बराबर होगा। अच्छे से कर दें इसको, आप लोग कंफ्यूज ना हो, प्लस
5 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास VA का मान। तो हमारे को क्या कहा था प्रश्न में, A तथा C के विभव क्या होंगे, तो VA का मान आ गया +5 वोल्ट। VA का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो लिखते हैं VA का मान, VA बराबर +5 वोल्ट का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, VA प्लस VC बराबर 0। VA का मान कितना आ गया 5 प्लस VC बराबर 0, 5 उधर चले गया तो VC बराबर -5 वोल्ट। तो VA का मान +5 वोल्ट, VC का मान -5 वोल्ट और VB का मान क्या होगा 0। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट का 1 2 3 4। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया, संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए अब जो ये प्रश्न आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है विद्युत धारा वाला, उससे कनेक्टेड है, ध्यान रखना। और यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास सेल है, तो एक सेल होता है और एक उसका होता है विद्युत वाहक बल। तो एक बात को हम बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। इसके लिए विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा जो कि चैप्टर नंबर 3 है, वहां के प्रश्नों को यहां डाला हुआ है। तो हमने कोई यदि एक सेल बनाए, ये मैंने एक सेल बनाया, तो ये जो छोटा सा सेल के बगल में बनता है और इसको ऐसे करके बना दिया जाता है बॉक्स के अंदर, ये कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेल में E लिखा जाता है, इसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यहां पर हमने एक सेल पर बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया और इसको कैपिटल R से निरूपित करते हैं। अब सेल में बहने वाली कुल धारा क्या होती है, 3rd चैप्टर में हम पढ़ते हैं ओम के नियम को, ओम का नियम। और ओम का नियम कहता है V इजिकल टू होता है I R के बराबर होता है। यहीं से हमारा निकलता है I इजिकल टू V अपॉन R। R प्रतिरोध, V क्या होती है वोल्टेज, I क्या होती है धारा। यदि इस परिपथ में धारा की दिशा कहें तो धन से ऋण की तरफ बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, धारा की दिशा ये वाली होगी। तो इस परिपथ में यदि कुल धारा I हो तो V के स्थान पर आएगा सेल का विद्युत वाहक बल E। V का मात्रक भी वोल्ट होता है, सेल का विद्युत वाहक बल भी वोल्ट होता है। 3rd चैप्टर में आप पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों में अंतर, तो वो वहां पर पढ़ना, डिटेल में वीडियोस बने हुए हैं, आप जरूर जाके देखिएगा। तो फिलहाल यहां पर देखिए ये E और V मैंने का समानार्थी है, तो हम लिख सकते हैं I इजिकल टू कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। इस परिपथ में केवल एक सेल लगा हुआ है, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल इसी सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। जबकि कुल प्रतिरोध है ये बाह्य प्रतिरोध और ये है आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो ध्यान रखना एक सूत्र का, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संयोजन, प्रतिरोध संयोजन यदि हो तो ये संधारित्र वाले का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 के। यहां पर जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के योग के बराबर होगा, और उसको लिखेंगे, ये श्रेणी क्रम में है तो ये नीचे आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस हम कह सकते हैं ये होगा स्मॉल r, और ये क्या होगा कुल धारा I के बराबर होगा। इस सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। इतनी कहानी, इतनी सारी बातें इस प्रश्न में इसलिए बताई गई क्योंकि आपको इस सूत्र का यहां इस्तेमाल करना है, तभी चीज समझ में आएगी, वरना नहीं आने वाली। तो चलिए I इजिकल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहां कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध और R है स्मॉल प्रतिरोध। तो चलिए अब चलते हैं मूल प्रश्न। अब देखिए ये परिपथ, ये हमारा मुझे लगता है ये यहां चले गया है, ऐसे करके करना है हमें, ये वाला निकालना है। अब देखिए
यह स्मॉल आर, यह है आंतरिक प्रतिरोध, ये कैप R1, ये बाह्य प्रतिरोध, यह है R2, ये भी है बाह्य प्रतिरोध। अब मेरी बात को, एक बात को समझना, इसके साथ ये प्रतिरोध भी जुड़ा है और ये लाइन भी जुड़ी हुई है। एक संधारित्र परिपथ के किसी खंड में एक प्रकार से यदि डीसी है, यानी कि दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर एक प्रकार से अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास करता है संधारित्र। ध्यान रखना, संधारित्र दिष्ट धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो ये प्रतिरोध R1 इसके साथ अनंत प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आप जानते हैं R इजिकल टू होता है R1 प्लस R2। अभी मैंने समझाया श्रेणी क्रम संधारित्रों में तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, लेकिन प्रतिरोध में उल्टा होता है, R इजिकल टू R1 प्लस R2। इसका अनंत प्रतिरोध है, इसके साथ छोटा प्रतिरोध R1 जोड़ दिया, तो क्या अनंत में छोटा सा जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A तथा B के बीच में कुल प्रतिरोध होगा अनंत। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना आप लोग। क्या कह रहा हूं मैं? सॉल्यूशन में देखते। हमने कहा क्योंकि परिपथ में, परिपथ की AB भुजा पर, AB भुजा पर एक संधारित्र है, संधारित्र है जो कि दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, और ये डायरेक्ट करंट हमेशा बैटरी से निकलती है। घरों पे एसी आती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जबकि जो बैटरी डालती है उसे बैटरी उत्पन्न करती है, होती है दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और यदि प्रतिरोध अनंत है तो A से B की तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो लिखते हैं अतः A से B की ओर संधारित्र C तथा प्रतिरोध क्या है? R1 द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। A से C की तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन इसने हमें क्या कहा है? इसने हमें कहा है कि C की प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है। आपने C की प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है कि संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश संचय होगा, यह बताना है। धारा प्रवाहित तो नहीं होगी, लेकिन एक विभवांतर तो उत्पन्न होगा ही होगा। उस विभवांतर के कारण कितना आवेश उत्पन्न होगा वही हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? फोकस होकर के समझना। अरे बाप रे, ये फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है बहुत बार। हाँ ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो अब हमें क्या करना है? हम कहते हैं इसके बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो परिपथ पे कुल धारा, तो लिखेंगे अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो अब I की दिशा क्या होगी? I तो यहां से बहेगी इधर की ओर, ये होगी I, फिर यहां से बहेगी I, इस दिशा में I, इस दिशा में I, इस दिशा में फिर से I बहेगी, इसमें भी क्या बहेगी? I, और यहां से भी I आ जाएगी। ये धारा के बहने का सीक्वेंस होगा। तो अभी मैंने बताया परिपथ में धारा I हो तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E बटे कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये बीच वाला तो काम ही नहीं कर रहा है ना भाई। तो आंतरिक प्रतिरोध के साथ बाह्य प्रतिरोध क्या है? R2। तो अभी सूत्र बताया I इजिकल टू R2 प्लस स्मॉल r के बराबर होगा, परिपथ में बहने वाली धारा। क्लियर होगी बात? अब मेरी बात को समझिएगा। हम कह रहे हैं हमें C पर आवेश ज्ञात करना है। ये C आगे धारा तो प्रवाहित नहीं करवा रहा है, अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, लेकिन इसके सिरों के बीच एक विभवांतर तो होगा ही ना, क्योंकि इसका एक सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से, दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए धारा तो प्रवाहित कर, इसलिए हम कह सकते हैं विभवांतर तो उत्पन्न होगा ही ना। तो VAB के बीच का विभवांतर निकालेंगे, तो लिखते हैं VAB
का मान कितना होगा? तो V बराबर होता है I इंटू आर, I इंटू किसके बराबर होता है? R। इसको हटा रहे हैं, V बराबर होता है I इंटू आर। तो VAB बराबर I का मान कितना आ गया? E बटे R2 प्लस आर, और इस R की जगह यही वाला R2 आएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? R2। तो VAB का मान कितना आ गया? ER2 बटे R2 प्लस स्मॉल r के बराबर होगा। हमने कहा अभी ये कोई काम नहीं कर रहा, तो VAB A तथा B के बीच का विभवांतर इतना निकल के आ गया। अब हमें निकालना है C पर आवेश का मान। तो Q बराबर क्या होता है? CV, सीधा सीधा सा सूत्र होता है। तो लिखेंगे अतः संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश, तो कितना होगा आवेश? सूत्र होता है Q बराबर C इंटू V। C का मान कितनी है? संधारित्र की धारिता C ही है, तो C ही लिख लिया हमने। और V का मान कितना है? ER2 बटे R2 प्लस R मल्टीप्लाई ER2 बटे R स्मॉल r आएगा, ये R2 प्लस R ऐसे आएगा, यह आ जाएगा R2 प्लस R। और यही हम लिख सकते हैं आवेश का मान आ गया CER2 बटे R2 प्लस R, और यही हमारा हो गया आवेश का मान, जो कि इसने कहा था आवेश की गणना। और आप देखें यही निकलता है C मल्टीप्लाई ER2 बटे R2 प्लस स्मॉल r। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आप एक काम करना, इस क्वेश्चन पे निशान लगा लेना, चैप्टर 3 कंप्लीट करके जब आपकी कंप्लीट हो जाए फिर इस वाले चैप्टर पे आना, फिर ये काम करना। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि चैप्टर 3 के जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति पर आधारित प्रश्न कराए थे, वो चैप्टर 3 में क्लियर होगा आपका, फिर आकर के उन प्रश्नों को करना आसानी से मक्खन की तरह आप करोगे। ठीक इसी प्रकार से ये वाला कॉन्सेप्ट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल में बहने वाली धारा, विद्युत वाहक बल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर यहां करके प्रश्न करना, ये भी आपको आसानी से कर पाओ। तो चलिए यहां पर हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। ये हमारा चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है, इसका लेना चाहें स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 46, इसको देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में जो हमारे को डायग्राम दिया हुआ है, यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, फिर से B को पृथ्वी से जोड़ दिया, यानी कि B का विभव आपको समझ में आ गया होगा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जोड़ दिया जाए, तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो बिंदु P के विभव की गणना कीजिए। हमें P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, यानी कि VP कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या क्या दे दिया, ध्यान देना। हमें दे दिया सबसे पहले A पर विभव दे दिया, जिसे हम VA कहेंगे, इसका मान है 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट। P पर विभव हमें ज्ञात करना है, यानी कि VP का मान हमें ज्ञात करना है। और B पर विभव का मान हमें पता चल गया, क्योंकि अर्थिंग कर रखी है तो 0 होगा, तो VB इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। तो पहले हम इस पूरे जो हमारा सर्किट है इसको सॉल्व करेंगे। तो इनके मान रख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा C1 प्रतिरोध है, ये C2, ये C3 और ये वाला है C4। तो आप देखिए C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे इसको, लिखते हैं चूंकि C2 व C3 श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 1/C23 बराबर 1/C2 प्लस 1/C3। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, C2 की वैल्यू होगी 5, C3 की भी होगी 5, तो 1/5 प्लस 1/5 टोटल कितना आ गया, ये आ गया 2/5। तो 1/C23 2/5, तो C23 पलट जाएंगे, ये आ गया 5/2, और इसको आप 2.5 माइक्रोफैरड भी लिख सकते हैं। तो इधर का मान आ गया 2.5 माइक्रोफैरड। अब इस C23 के साथ ये C4, इन दोनों की जगह यदि मैं एक ही रख दूं, वो इसके साथ किस क्रम में आएगा, वो आएगा हमारा समांतर क्रम में। तो डायग्राम को आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इस डायग्राम को फिर से हमने यहाँ पर पॉइंट A बना दिया,
यहाँ पर हमने एक संधारित्र बना दिया C1, यहाँ पर इधर गए, ये वाला एक बन गया, यहाँ पर भी एक बन गया, इस बिंदु को हमने कहा B बिंदु है, और इसकी क्या करा दी हमने, अर्थिंग करा दी। ऊपर वाला आ गया C23 और नीचे वाला आ गया C4। अब इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। तो अब C23 और C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो लिखते हैं C23 व C4 समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता 1/C234 बराबर, समांतर क्रम है तो इसका सूत्र चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम का था, समांतर क्रम में आ जाएगा C234 बराबर C23 प्लस C4। C23 का मान हमने निकाला है 2.5 और C4 का मान कितना है, 1 माइक्रोफैरड, एक तो टोटल क्या आ गया 3.5 माइक्रोफैरड। ये आ गया C234 का मान आ गया, तो इसका मान 3.5 माइक्रोफैरड। तो अब यदि इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार बनाऊं, यहां पर बीच में P बिंदु भी था, ये मैंने P बिंदु बना दिया, तो फिर से इस डायग्राम को ऐसे बना दिया, A इधर की ओर आ गया हमारा C1, ये बिंदु आ गया P और इधर की ओर आ गया एक और बिंदु, ये बिंदु हो गया B, ये हो गया ऐसे। C1 का मान कितना दिया है 3.5 माइक्रोफैरड, ये है C1 3.5 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास क्या निकल के आया है C234, ये मान निकल के आया C234 और इसका मान भी आया है 3.5 माइक्रोफैरड। अब A पर विभव कितना है 1500, B पर विभव कितना है 0, P बिंदु कहां है बीच में, क्योंकि P के इधर की ओर भी 3.5 माइक्रोफैरड है, इधर भी 3.5 माइक्रोफैरड है, तो समान विभव दोनों में बट जाएगा। 750 यहां आ जाएगा, 750 यहां आ जाएगा, तो P बिंदु का विभव क्या होगा 750 वोल्ट होगा। तो यदि आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन आए तो आप यहीं पे उस चीज को समझ करके टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहो कि नहीं सर कैलकुलेट ही करना है, तो इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। ये दोनों के दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखते हैं C1 तथा C234 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में है, तुल्य धारिता क्या आ जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C234। C1 का मान कितना आ गया 1/C1 का मान है 3.5, C2 का मान भी 1.3.5, दोनों का एलसीएम आ गया 3.5, 1 प्लस 1 हो गया, तो 1/C बराबर 2/3.5। तो यहीं से निकल गया C बराबर 3.5 बटे कितना आ गया 2, और यहां पर निकाल देंगे 1.75 माइक्रोफैरड के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास तुल्य धारिता निकल गई। क्लियर होगी बात। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इन संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कितनी है, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जितना आवेश इस पर होगा Q, इतना ही आवेश इस पर होगा Q। तो देखते हैं संधारित्र पर आवेश कितना होगा। हम जानते हैं चूंकि वोल्टेज का मान है VAB का मान है 1500 वोल्ट, तो हम Q का मान निकालें तो Q बराबर होता है C इंटू V। C का मान हमें दे दिया 1.75 गुणा 10 की घात -6 गुणा V का मान कितना दे दिया 1500, और इतना क्या हो गया आवेश का मात्रा हो गया, यानी कि इतना कूलाम आ गया। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे ही रख दिया, Q का मान इतना आ गया। तो इस प्लेट पर कितना आवेश है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इस प्लेट पर विभव का मान निकाल सकता हूं, यानी कि VAP निकाल सकता हूं। किससे, Q बराबर CV से। तो निकालें अब इस प्लेट पर विभव, तो लिखते हैं C1 पर विभव, तो लिखते हैं C1 के सिरों, C1 के सिरों यानी कि A तथा P पर विभव, विभवांतर कह लीजिए, पर विभवांतर, तो क्या आता है Q बराबर C इंटू V। हमारे पास दो बिंदु कौन से AP, AP ऐसे लिख लेंगे, तो VAP बराबर आ जाएगा Q अपॉन C। वैल्यू पुट करें, Q का मान हमने अभी निकाला था पीछे, Q का मान था 1.75 गुणा 10 की घात -6 गुणा 1500, और C का मान हमें पता है 3.5 है, तो लिख लेंगे 1.75 गुणा 1500 गुणा 10 की घात -6
1.75 गुणा 10 की घात -6 गुणा 1500 और बटे इसमें सी का मान कितना आ जाएगा 3.5। तो जो चीजें कटेंगी उनको काट देना आप लोग। क्या है 1.75 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कट गया और ये नीचे वाला भी माइक्रोफैरड में ही होगा, ध्यान रखना 3.5 माइक्रोफैरड है तो गुणा 10 की घात -6 इसमें भी होगा क्योंकि वो भी माइक्रोफैरड में है। तो 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाएगा तो ये आ गया 1500 बटे 2 आ गया। 2 से काटेंगे कितना आ गया 750 आ गया। तो VAP का मान कितना आ गया 750। इसका अर्थ है कि ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VP बराबर आ गया 750। क्या कहा हमने VA माइनस VP बराबर आ गया 750 वोल्ट। अब हमें VP का मान निकालना है तो लिखेंगे VP इधर ले जाइए तो VA 750 इधर या ऐसे लिख लीजिए 750 VP उधर चली गया प्लस VP 750 इधर लाइए तो VA माइनस 750 बराबर क्या आ गया VP हमें दिया है A पर विभव यानी कि VA का मान कितना है 1500 वोल्ट हमें पहले से दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा VA का मान 1500 रख दें तो 1500 माइनस 750 बराबर कितना आ गया VP। अतः VP का मान कितना आ गया 750 वोल्ट होगा। तो P बिंदु पर विभव आपसे पूछा था और P बिंदु पर विभव हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। आप चाहें तो पीछे से एक बार देख सकते हैं जो चीज हमने थ्योरेटिकल बोली थी कि P बिंदु पर 750 होगा, B पर 0, P पर 750 और A पर 1500 होगा। 750 वोल्ट यहां और 750 वोल्ट यहां पर कंज्यूम होगा यानी कि विभव पतन होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। MCQ हो तो यहीं पर आपको जब पता है P के दोनों तरफ C का मान समान है तो विभव समान होगा। MCQ होता यहीं पे निकाल लेते, डिटेल में निकालना है तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक आपको कराए। क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 44, 45, 46 3 हमने प्रश्न कराए। आप चाहें तो इस प्रश्न का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट का 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आज की क्लास में जो तीनों प्रश्न हुए हैं उसमें चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट आपके सामने आए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, जिसका हम समय रहते जरूर जवाब देंगे। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।